हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का लेट्स पढ़ो पर। मैं प्रवीण सिंह राव आप सभी लोगों के साथ में आज इस वीडियो में इन्वेस्टिगेटर एग्जाम के लिए स्टैटिक्स के अंतर्गत दिए गए टॉपिक आप लोगों के इंडेक्स नंबर सूचकांक के बारे में बात करने वाला हूं। सूचकांक होते क्या हैं और सूचकांक का उपयोग हम किस प्रकार से करते हैं, इसका महत्व क्या है, इसके जो विभिन्न वैज्ञानिकों ने जो अलग अलग इसकी विद्वानों ने जो डेफिनेशंस दी है और इसके विशेषताएं जो है दी है, उन सभी के बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो सूचकांक है इसका मीनिंग क्या है। ये सूचकांक जो है इसका कहाँ से विकास हुआ, कैसे हुआ। तो देखिए दोस्तों, इटली के एक जो है सांख्यिकीय थे, वो थे कार्ली। उन कार्ली ने ही सूचकांक को सर्वप्रथम जो है सर्जन करने का श्रेय जाता है। किसे जाता है? इस कार्ली नामक जो है सांख्यिकीय ही जाता है। इन्होंने इसकी खोज तब करी थी जब दोस्तों आपकी अमेरिका की खोज हुई। तो अमेरिका की खोज होने के बाद 1764 में अमेरिका की खोज के बाद इटली के जो व्यापार और साम्राज्य पर अमेरिका की खोज से जो प्रभाव पड़ने वाले हैं, उस प्रभाव का अवलोकन करने के लिए इस कार्ली नामक इटली के सांख्यिज्ञ ने सूचकांक का जो है विकास किया था। ठीक है, तो सूचकांक का श्रेय किसे जाता है विकास करने का? तो ये देख लीजिए, यहाँ लिख सकते हैं, इन्हें ही जाता है श्रेय। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। तो 1764 में इटली के थे और इन्होंने जो है इसका विकास कैसे करा? तो अमेरिका की खोज से इटली के व्यापार पर और इटली की जो साम्राज्य है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके मूल्य पर वस्तुओं के क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन जो ये सूचकांक है, सूचकांक, ठीक है, इस सूचकांक का जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में या फिर इसका जो है प्रभावशाली ढंग से जो प्रयोग किया था, वह किसके द्वारा किया गया? तो वह किया गया था गुस्टवा कैसल के द्वारा। किसके द्वारा? गुस्टवा कैसल नामक जो है विद्वान, उन्होंने दोस्तों इसका उपयोग प्रभावशाली ढंग से किया था। तो आप ये कह सकते हैं कि जो ज़्यादा इसका विकास जो है किया गया था वो गुस्टवा कैसल के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं इसकी कुछ डेफिनेशंस की ओर, जिसमें सबसे पहले डेफिनेशन दी गई है बाउले के अनुसार। किसके अनुसार? बाउले के अनुसार। ये बाउले नामक विद्वान क्या कहते हैं कि सूचकांक से किसी मात्रा में आने वाले ऐसे परिवर्तनों की माप की जाती है जिसका अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसमें हम किसका माप करते हैं? जिसका हम प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन नहीं कर सकते हैं, उसका जो है दोस्तों हम यहाँ पर जो है उसका माप करने के लिए किसका उपयोग करते हैं हम? तो हम उसका माप करने के लिए सूचकांक का प्रयोग करते हैं, ऐसा बाउले ने कहा। बाउले ने क्या कहा कि सूचकांक एक ऐसी मात्रा है, ऐसा मतलब एक यंत्र है या एक ऐसी विधि है जिसके माध्यम से कुछ वस्तुएं होती है जिनके परिवर्तन की जो माप होती है उसको हम अवलोकन नहीं कर सकते, हम उनको प्रत्यक्ष रूप से देख नहीं सकते, उसका जो है निर्धारण करता है कौन? सूचकांक। ठीक है, नेक्स्ट है क्रॉक्सटन और काउंडन के अनुसार। तो क्रॉक्सटन और काउंडन कहते हैं कि सूचकांक जो है वो कुछ नहीं, केवल इतना है कि जो संबंधित परस्पर एक दूसरे से संबंधित कुछ चर है, यानी कि कुछ वेरिएबल्स है जो एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक दूसरे से रिलेटेड है। उन वेरिएबल्स के आकार में, उनकी वैल्यूज में जो परिवर्तन आता है, उस परिवर्तन को मापने की जो विधि है वही सूचकांक कहलाती है। तो क्या होगा? सूचकांक परस्पर संबंधित चर मूल्यों के आकार में आने वाले परिवर्तनों की माप की विधि है। ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा क्रॉक्सटन तथा काउंडन ने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट है हॉरेज सेक्रेट्स के अनुसार। तो हॉरेज सेक्रेट्स जो है वे क्या कहते हैं? हॉरेज सेक्रेट्स कहते हैं कि सूचकांक समकों की एक ऐसी सीरीज है, एक ऐसी श्रेणी है जिनके माध्यम से किसी तथ्य के आकार में जो परिवर्तन आ रहा है या उसके परिवर्तन के समय तथा स्थान के आधार पर हम माप सकते हो, वह क्या कहलाता है? सूचकांक कहलाता है। ऐसा किसने कहा दोस्तों? तो ऐसा कहने वाले हैं हॉरेज सेक्रेट्स। ठीक है, तो इनका क्या कहना है कि समकों के जो वैल्यूज में परिवर्तन आ रहे हैं उनको समय तथा स्थान के आधार पर अगर हम माप सके तो वह सूचकांक के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों, आप लोग लिख सकते हैं
तो वह है बेसेल तथा बेलेट के अनुसार। ठीक है, तो बेसेल तथा बेलेट के अनुसार। अब बेसेल और बिलेट, सॉरी बेलेट नहीं है, बिलेट है, बिलेट लिख लीजिए आप, बेलेट नहीं है, बिलेट है। ठीक है, तो बेसेल और बिलेट क्या कहते हैं? बेसेल और बिलेट कहते हैं कि सूचकांक, आप लिख लीजिए दोस्तों, सूचकांक एक विशिष्ट प्रकार के औसत है। क्या है दोस्तों? एक विशिष्ट प्रकार का औसत है जो समय तथा स्थान के आधार पर आने वाले तुलनात्मक परिवर्तनों की माप का आधार प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, प्रस्तुत करते हैं। तो बेसेल और बिलेट नामक जो विद्वान है उनका क्या कहना है? तो बेसेल और बिलेट नामक विद्वानों का कहना है कि सूचकांक एक विशिष्ट प्रकार का औसत होता है जो समय तथा स्थान के आधार पर आने वाले जो तुलनात्मक परिवर्तनों की माप का आधार प्रस्तुत करते हैं। ये क्या करते हैं? एक औसत है और जो क्या करेगा, समय और स्थान के आधार पर जो भी परिवर्तन हो रहे हैं उनको मापने का एक आधार हमारे सामने प्रस्तुत होता है। ठीक है, तो ये थी बेसेल और बिलेट के अनुसार डेफिनेशन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे। तो नेक्स्ट दोस्तों हमारे बात आती है किसके बारे में? तो नेक्स्ट पहले हम इसकी विशेषताएं जो दी गई है, किसकी विशेषताएं? तो भाई सूचकांक की विशेषताएं कुछ दी गई है। जैसे कि ये एक विशिष्ट प्रकार का क्या है, अभी जस्ट पीछे बेसेल और बेलेट ने क्या कहा था कि भाई ये एक प्रकार का औसत होता है। तो ये एक विशिष्ट प्रकार का माध्य है, यह एक सापेक्ष वैल्यू होती है, यानी एक सापेक्ष माप है, ज़्यादा कुछ नहीं है। एक रिलेटिव जो है ये क्या है, मेजरमेंट है। ये तुलना का आधार है, यानी कंपैरिजन करने का जो बेस होता है वह एक क्या है, ये सूचकांक है और कुछ नहीं है। तुलना करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। यह जो है व्यापकता है, यानी इसकी एक जो व्यापक क्षेत्रों पर इसका उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? सूचकांक का जो है वो उपयोग क्षेत्र व्यापक है। सूचकांकों की गणना मात्र कीमतों में आने वाले परिवर्तनों के लिए ही नहीं की जाती है, बल्कि दोस्तों सूचकांकों का प्रयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं? तो ऐसे सम्मक या घटना के लिए भी हम कर सकते हैं जो कि निरपेक्ष अध्ययन जो है उपयोगी ना हो, यानी उनका जो है हम अगर निरपेक्ष अध्ययन करने जाए तो वो हमारे लिए उपयोगी नहीं है। वहाँ पर भी उन घटनाओं के लिए भी हम किसका उपयोग कर सकते हैं? सूचकांकों का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये केवल संख्याओं के लिए या गणना के लिए हमारे केवल काम नहीं आता, ये अदर जगह भी काम आता है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों इसके महत्व के बारे में। सूचकांकों का महत्व कहाँ कहाँ है? तो सबसे पहले महत्व की बात करें तो जटिल समकों को सरल बनाने में भी हम किसका उपयोग करते हैं? तो जटिल को सरल बनाना है तो हम सूचकांक का उपयोग करेंगे। नेक्स्ट नीति निर्धारण में, नीति निर्धारण का मतलब है कि भाई क्या होता है, जैसे अभी देखिए कोरोना आ गया, तो इस कोरोना से क्या हुआ है, जो मजदूर है उनकी आय पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है। तो अब वो जब वापस से जहाँ भी नौकरी कर रहे थे वहाँ जाएंगे या जो अदर जगह नौकरी ज्वाइन करेंगे तो उनकी आय कितनी रखनी है या उनकी आय के लिए क्या स्लिप होनी चाहिए, और जो आपके अदर मैनेजर वगैरह है उन सब को किस बेसिस पर कहाँ कहाँ कितनी सैलरी, कैसे जो आप सैलरी सीट बनती है ना
वो बनाने में, उस कंपनी के लिए नेक्स्ट 5 ईयर में हमें कहाँ गोल निर्धारित करना है, हमें कितने टाइम में कितना गोल अचीव करना है, ये जो नीति निर्धारण में है वहाँ पर भी हम जो है सूचकांकों का प्रयोग करते हैं। तो नीति निर्धारण में भी कौन सहायक होता है, यही सहायक होती है। नेक्स्ट है तुलनात्मक अध्ययन में सहायक है। अगर हमें तुलनात्मक अध्ययन करना है दो वस्तुओं का, तब भी हम सूचकांकों का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कभी कभी एक ही मालिक की, सपोज करिए 2 कंपनियां हैं, चलिए कंपनियां छोड़िए, आप यूट्यूब पर पढ़ रहे हैं तो आप मान लीजिए किसी एक ही व्यक्ति के, एक ही फर्स्ट के 2 यूट्यूब चैनल है, ठीक है, एक का नाम है Y, एक का नाम है X। अब इसमें अगर दिन में कितने सब्सक्राइबर बढ़े वह इसके कंपैरिजन में हम पता लगाएंगे। तो हम पता लगाएंगे कि कौन सा चैनल ग्रो पर है, कौन सा चैनल जो है कम ग्रो कर रहा है, या कौन सा चैनल फास्ट ग्रो कर रहा है, कौन सा इंसिडेंटली ग्रो नहीं कर रहा है, किस पर व्यूज आ रहे हैं। तो जो तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है वहां पर हमारी जो सहायता करेगा वह यह सूचकांक ही करता है। नेक्स्ट आता है भावी प्रवृत्तियों का सूचकांक, यानी जो नेक्स्ट आगे आने वाली जो हमारी भावी प्रवृत्ति जो है, सूचकांकों का प्रयोग हम भावी आर्थिक परिवर्तनों पर, जैसे कि अब देखिए जो हमारी विकास रेट दी गई है भारत सरकार की, और जो हमारे अभी बताया गया है कि भाई 20 करोड़ 30 करोड़ नौकरियां जाने वाली है, तो क्या एक एक व्यक्ति गया था क्या पूछने, भाई तेरी नौकरी गई है, तेरी नौकरी गई है, तेरी नौकरी गई है? नहीं, वहां पर जो है एक देखा गया कि भाई अनुमान लगाया गया है कि यहाँ से ऐसे ऐसे, अब क्या 30 करोड़ एग्जैक्टली 30 करोड़ एक नहीं हो सकता भाई, 30 करोड़ से ऊपर भी हो सकता है और हो सकता है 25 करोड़ ही हो, लेकिन एक जो है ये अनुमान लगाया जाता है। क्या किया जाता है, अनुमान लगाया जाता है। तो जो ये परिवर्तनों का अनुमान लगाने हेतु जो हम है बैरीमीटर की भांति इसका उपयोग करते हैं, किसका, तो सूचकांक का उपयोग करते हैं। अगर आप पूछ लिया जाए आप लोगों से कि जो आर्थिक परिवर्तनों का अगर हमें अनुमान लगाने के लिए बैरीमीटर की तरह हम किसका उपयोग कर सकते हैं, या अनुमानों के परिवर्तन में जो बैरीमीटर है वो कौन है, तो वह सूचकांक है। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है मुद्रा के मूल का मापक, जो मुद्रा के मूल्य का मापक है ये, ठीक है। तो मुद्रा के मूल्य का मापक, तो मुद्रा के मूल्य का मापक जो है वह भी कौन सा है दोस्तों, हमारा सूचकांकी है। अगर देखो सामान्य मूल्य स्तर और मुद्रा के मूल्य का मापन करने में हम सूचकांकों का प्रयोग करते हैं। आप लोग जानते हैं कि कभी डॉलर की वैल्यू घटती है, कभी बढ़ती है, कभी हम कहते हैं कि अगर हमारे पास में आज से 30 साल पहले 100 रुपये होते तो वो आज के 1 लाख के बराबर होते, तो भाई वहाँ के 100 रुपये आज 1 लाख बराबर क्यों होते, जो ये बीच में चेंजेस आए हैं उन सभी का जो हम अध्ययन करते हैं वो सूचकांकों के माध्यम से ही करते हैं। उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों का प्रयोग, ठीक है, उपभोक्ता मूल्य जो डिसाइडेड करने के लिए, या हम ये पता लगाने के लिए कि टेम्पर्ड जो है, जैसे कि अभी कोई ये यूट्यूब चैनल पर है तो आप जो ये पूछते हो ना एक दूसरे से भाई कि तू कितने पैसे दे रहा है, तेरी कितनी कोर्स फीस है, तो वो सब चीज़ें जो है वो जो उपभोक्ता मूल्य है वह भी हम सूचकांक देखकर ही डिसाइड करते हैं। अगर मैं जैसे कि अभी देखिए अपना ऐसा कोई ला नहीं रहे, ठीक है भाई, अभी तक हमने फ्री पढ़ाएंगे अपन तो, लेकिन जैसे देखो आप देख रहे होंगे कि आप 3 से 4 यूट्यूब चैनल्स उठाइए जो आपको कोर्स दे रहे हो, तो आप उनका देखेंगे कि लगभग सभी की वैल्यू सेम होती है, और अगर कम हो या फिर क्या होगा 100-500 का डिफरेंस होगा। और आजकल तो नई ट्रेंडिंग चल रही है, क्या पहले बोला जाता था 1000 की वस्तु, आज बोला जाता है 999 की है, बताओ। तो जो ये उपभोक्ता मूल्य जो डिसाइड होता है ना वह भी सूचकांक देख करके हम देखते हैं कि यार 999 देखते ही हम एक अट्रैक्ट होते हैं, हम 99 देखते ही अट्रैक्ट होते हैं, जबकि 100 देखते ही हम सोचते हैं 100 रुपए, जबकि 99 देखते ही आप एक अट्रैक्ट हो जाते हो। आपसे कहा जाता है 100 रुपए पर 1% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, पूरी दुकान पे भीड़ बन जाती है, जबकि ये पता ही नहीं 1% का डिस्काउंट मतलब 99 रुपए हुए और वो 1 रुपया आपसे ले ही लेगा, वो कभी देता ही नहीं है वापस, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो जो ये उपभोक्ता मूल्य डिसाइड कर रहा है वहां पर भी हम सूचकांकों का प्रयोग करते हैं। उत्पादन में भी हम सूचकांकों का प्रयोग करेंगे, उत्पादन कितना करना है कितना नहीं करना है, कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बिक रहा है कौन सा प्रोडक्ट कम बिक रहा है। जैसे कि हमने हमारे यूट्यूब, अब आप यूट्यूब चैनल से ही समझिए, सब चीजें यूट्यूब से समझ सकते हो आप, तो यूट्यूब चैनल पर ही लीजिए। अगर किसी मैंने वीडियो डाली सपोज करिए IAS ऑप्शनल के लिए मैथ की, और पहली वीडियो पे मान लीजिए 1-2 व्यू आए, लेकिन सेकंड वीडियो चली 50 व्यू आ गए, तीसरी वीडियो चली 100 व्यू आ गए, और आगे चलते चलते वीडियो जो है व्यूज बढ़ते जा रहे हैं, या फिर व्यूज कंटिन्यूसली उतने ही आ रहे हैं जितने पीछे आ रहे थे,
तब हम समझेंगे कि हाँ हमारा उत्पादन, हमारा प्रोडक्ट अच्छा है। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है कि पहली वीडियो जो हमने अचानक से लॉन्च करी और भीड़ आ गई और 2000-3000 व्यू आए, और बाद में क्या हुआ कि उस पर व्यूज कम होते गए, कम होते गए, कम होते गए, और लास्ट में ऐसा टाइम आने लगा कि हमारे पास स्टूडेंट्स ही ऑप्शनल के मैथ के नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रोडक्ट में दम नहीं है। प्रोडक्ट में दम नहीं है मतलब कि हमें क्या करना चाहिए, प्रोडक्ट को इंक्रीज करना चाहिए। यही चीजें सब जो है मार्केटिंग में आजकल यूज हो रही है, यही चीजें बिजनेस में यूज होती है। इसीलिए सूचकांक जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट होते हैं वो ज्यादातर बिजनेस में उपयोगी होते हैं, वो इसीलिए उन्हें ये सब पता होता है कि कैसे हम क्या यूज करने वाले हैं। राष्ट्रीय आय का जो मापन किया जाता है, वहां पर जो है हम राष्ट्रीय आय के मापन में भी सूचकांकों का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे। तो नेक्स्ट बात आती है दोस्तों हमारे, एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड, एक सेकंड, हम सूचकांकों की माप के बाद में, यस 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 सॉरी, देखिए दोस्तों, तो ये सूचकांकों के माप हमारे यहाँ कंप्लीट हुए। अब हम जो है दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में सूचकांकों की सीमाएं, जैसे कि पूर्ण शुद्धता का अभाव, अनुमान मात्र, अनुचित प्रयोग इसके किए जा सकते हैं, प्रयुक्त माध्य की सीमाएं कुछ होती है, गुणात्मक परिवर्तनों के समावेश का इसमें अभाव हो सकता है। इसी के साथ में आप अन्य जो उसकी अलग अलग सीमाएं होती है, पक्षपात वगैरह हो सकते हैं। फिर सूचकांकों का जो वर्गीकरण होता है, कीमत सूचकांक है, परिणात्मक सूचकांक है, मूल्य तथा अर्ध सूचकांक है, आपका विशिष्ट उद्देश्य सूचकांक होते हैं, उन सभी के बारे में हम बात करने वाले हैं। आज का वीडियो दोस्तों जो है हो सकता है थोड़ा फास्ट हो, या फिर जो ये लिखा हुआ आ रहा था ऑलरेडी, ये इसी वजह से कि मैंने लेक्चर पहले रिकॉर्ड करा था, लेकिन उसमें जो है साउंड प्रॉब्लम हुई थी, तो मैंने सेकंड बार जो है रिकॉर्ड करा है, तो ये ऑलरेडी सेव था, इस वजह से हमने इसी प्रकार से आप लोगों को पढ़ाना समझा। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको अच्छे तरीके से और पेश करने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार की कमी लगती है तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, थैंक यू।